नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन रहा। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटी हुई हैं। यहां हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। किसान राजपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों पर बैठे हैं और ट्रेनों को रोक रखे हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। ड्रोन से सीमा की निगरानी की जा रही है। किसानों के विरोध के बीच लोगों को अपने दफ्तर जाने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही। जाम की वजह से लोग समय पर दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। अब कांग्रेस खुलकर किसानों के समर्थन में आ गई है। कल किसानों के राजस्थान बंद में कांग्रेस नेता उनका साथ देंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। सुनिए कांग्रेस नेताओं ने और क्या कुछ कहा। देखिए कि राजस्थान की कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनकी जो डिमांड्स हैं उनमें एक भी गलत डिमांड नहीं है। उनको आज जैसे ट्रीट किया जा रहा है ये बहुत बुरी बात है। ये हिंदुस्तान के निर्माता हैं, हिंदुस्तान को पांव पर खड़े करने वाले हैं। इन बातों को कभी भी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और राजस्थान की क्या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए कि फिर किसान के हक का एमएसपी का कानून बनाना बहुत जटिल है और बहुत समय लगता है, तो आपने ये 3 काले कानून जो किसानों पे थोपे थे वो किसके हित के लिए बनाए थे? ये अब पूरी तरीके से स्पष्ट होने लग गया है कि ये केवल अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए उन्होंने उनके फायदे के लिए बनाए थे, न कि किसान को दबाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जो राजस्थान में पर्ची से बनी हुई सरकार है बीजेपी की, उन्होंने पहले ही दिन कृषि मंत्री ने कह दिया कि किसान का कर्जा माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। किसान को कर्ज देना ही नहीं चाहिए क्योंकि किसान की आदत खराब हो गई है कि वो लोन ले लेता है और फिर जानबूझ के चुकाता नहीं है। इसलिए किसान को लोन ही नहीं मिलना चाहिए और किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार का एक तरीके से स्टेटमेंट आ गया। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोरी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम लाइव। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि उन्हें जितना ज्यादा हो सके बॉर्डर पर ही रोका जा सके और रोकने के लिए तमाम जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी ने मौके पर चौका मारा है। बिल्कुल, नो डाउट चंदा, आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है। और जिस तरीके से अब ये जो किसानों की दिल्ली कूच वाली जो रणनीति है और उसकी जो हिंसा भड़की है, अब ये हिंसा जो है वो धीरे धीरे राजस्थान यानी कि मरुधरा प्रदेश में भी प्रवेश कर चुकी है। लेकिन हालांकि इस हिंसा पर जो है वो कांग्रेस पूरा फायदा उठाना चाहती है। तभी मुझे उस्मानी खयामी की कुछ पंक्तियां याद आती है कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत। अब देखिए सियासत क्या है और चेहरे क्या है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है चंदा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गिनती के दिन जो है वो कटते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास अब ना ही मुद्दे हैं, ना ही विजन है और ना ही ऐसे कोई बड़े कद्दावर नेता जो राजस्थान की 25 सीटों को बचा सके। हालांकि कांग्रेस के अंदर जितने जो तमाम बड़े नेता थे जो कांग्रेस की साख बचा सकते थे, वो कांग्रेसी नेता अब बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। ऐसे में बड़ी बात यह भी है, चूंकि 2 साल पहले की अगर बात कर ले, कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन छुड़ गया था और उसके बाद जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इसके सामने आए थे। तीसरी वार्ता आज हो चुकी है लेकिन वो भी बेनतीजा रही। यानी कि कह सकते हैं जो तमाम किसानों की मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसके वजह से आम जनता, आम लोग जो बेकसूरवार है, उनकी कोई वजह नहीं है यहां पर जिम्मेदार होने की। चूंकि अगर बसों की बात कर ले तो उन्हें कहीं ना कहीं बाहर बॉर्डर के उतारा जा रहा है, काफी दूर रास्ते उन्हें चल के जाना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि इन तमाम वजह से यानी कि सरकार और किसानों के बीच आम जनता पिसकर रह चुकी है। देखिए चंदा, ये जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं मिलावट नजर आ रही है। देखिए जो ओरिजिनल किसान हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर जो है वो तड़का मारना चाहती है कांग्रेस इस सियासी मैदान को और साथ में किसानों के कंधों को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सियासी हमला बोल रही है। हालांकि कांग्रेस
कहे या ना कहे, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। अब देखिए नए नए जो लगातार किसानों के साथ चर्चाएं भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है। देखिए सबसे खास तस्वीर कि जो किसान हैं वो नई नई गाड़ियां लेकर के पहुंच रहे, नए नए ट्रैक्टर लेकर के पहुंच रहे। हालांकि इसमें से नो डाउट मात्र 10% ऐसे ओरिजिनल किसान होंगे जो इस किसान आंदोलन के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में ये भी लगातार जो तस्वीरें हम एक के बाद एक देख रहे हैं, तमाम ट्रैक्टर के जरिए जो है किसान पहुंच रखे हैं बॉर्डर पर, वहां पर दीवारें लगाई गई हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं। चूंकि जो तस्वीरें हमने कल की देखी, जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए उसके बाद ही जो है हरियाणा के फतेहाबाद बात कर ले, बाकियों के तमाम नेताओं की बात कर ले, तो किसानों के समर्थन में नजर आए हैं। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही थी कि जो तमाम मुद्दे हैं, खास करके एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मुद्दा है, उस पर कानून लाने का मुद्दा है, उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनेगी, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। देखिए चंदा, हालांकि लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो 10 प्रमुख मांगे हैं उनमें से लगभग जो है वो 3-4 मांगों पर लगभग सहमति बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात ये देखी कि राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव की 25 सीटें जीतने को लेकर के कल राजस्थान बंद किया गया है, और इस राजस्थान बंद में कांग्रेस अपना पूरा समर्थन किसानों को दे रही है, किसानों के कंधे यूज करना चाहती है, किसानों के कंधों पर रख करके कांग्रेस जो है वो लोकसभा की 25 सीटें साधने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस किसानों की जो है वो सहानुभूति ग्रहण करना चाहती है, किसानों के झूठे जो मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि जो घड़ियाली आंसू है, वो घड़ियाली आंसू जो है सुरेंद्र, ऐसे में अगर देखा जाए, चूंकि जिस तरीके से स्थिति अभी उत्पन्न हुई है फिलहाल, ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे, रंधावा भी उसमें मौजूद थे। लेकिन सीधे तौर पर अगर खड़गे के बयान को भी आप देख ले, राहुल गांधी के भी बयान को भी देख ले, तो अब लोक लुभावने वादे चुनाव से पहले एक बार फिर कहते हुए नजर आ रही है। और उन वादों में यही कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो एमएसपी जरूर लाया जाएगा। देखिए कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये तमाम तस्वीरें शायद हमें दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। चंदा, पब्लिक है ये सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है। हालांकि अब पब्लिक को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोकसभा की जो सीटें जीतने के लिए कांग्रेस जो मशक्कत कर रही है, अब इस मशक्कत में कांग्रेस कितनी सफल हो पाती है, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल कि अब किसानों के इस तवे पर क्या कांग्रेस किस तरीके से तड़का लगा पाएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ सुरेंद्र बने हुए हैं। सुरेंद्र, चूंकि वार्ता की शुरुआत अभी नहीं हुई है, किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेंगे? चूंकि केंद्र समिति की तरफ से पीयूष गोयल की बात कर ले, नित्यानंद राय की बात कर ले, अर्जुन मुंडा, तीनों मौजूद रहेंगे और किसान संगठन अपनी मांग रखेंगे। क्या लगता है कितनी उम्मीद जताई जा सकती है? 2 वार्ता विफल रही, क्या तीसरी इस वार्ता में किसी तरीके के पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, सकारात्मकता देखने को मिल सकती है? क्या किसानों की मांगे यहां पर मानी जा सकती है? देखिए चंदा, मैं सिर्फ इस तमाम सवालों के जवाब को सिर्फ 2 पंक्तियों में बदलना चाहूंगा कि किसानों का हाल हमेशा बदहाल होता है, सरकार कोई भी हो सिर्फ बवाल होता है। हालांकि ये जो बवाल बनाया जा रहा है, अब इस बवाल में कितनी सच्चाई है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी चीज ये, हालांकि नो डाउट यहां पर केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को साधने के लिए किसानों को नाराज नहीं करेगी, लेकिन ऐसा भी जरूर नहीं है कि वो 10 की 10 मांगे पूरी कर ले। हालांकि नो डाउट 2014 में लगातार 2014 से लेकर के 2023 तक एमएसपी के तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर जो है वो हर एक बिंदु पर चर्चा करनी थी। यहां पर एक चीज कही जा सकती है चंदा, कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार से या उन मंत्रियों से एक हल्की सी भूल हुई है कि उस स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अगर किसी 1 या 2 बिंदु पर भी चर्चा होती तो आज ये तमाम ऐसी तस्वीरें नहीं होती। हालांकि लगातार देखना होगा कि किस तरीके से तीसरे वार्ता के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र समिति वहां पर मौजूद रहेंगे, किसान संगठन के तमाम नेता भी इस वार्ता में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ वार्तालाप होती है, किस तरीके के आगे के निर्णय होते हैं, सकारात्मकता प्रभाव देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के खिलाफ है। कोर्ट ने सूचना आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को यह जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे।
एसबीआई को जानकारी देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है और उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक यह जानकारी पहुंचाएगा। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती है। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखे। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुक सकेगी, जबकि कोर्ट ने कहा कि काला धन रुकने के दूसरे रास्ते भी हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉन्ड को ना बैंक बेच सकेंगे और ना जमा कर सकेंगे। जिन बैंकों में किसी का खाता है वे अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराया गए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। वहीं इन कैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदकर खाते में वापस करनी होगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है और कहा है कि इसके पारदर्शी नहीं है और हमेशा से कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। ये आपके सामने है। मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जाएगी। चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। पहले से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता, एक बड़ा घोटाला है। आपको किस बिजनेस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया, क्यों दिया, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में ये आता नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा न्याय किया है देश की जनता के साथ कि कम से कम जो आरटीआई के दायरे में आ गया, इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ गया, ऐसे वक्त में इस फैसले ने साबित कर दिया कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि यदि बड़े बड़े काम हुए हैं और उन बड़े बिजनेस टाइकून्स ने इनको पैसा दिया है तो निश्चित रूप से इसमें इनका स्वार्थ नजर आता है। यदि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, यदि इसको ईमानदारी से लागू करना तो केंद्र सरकार का काम है, लागू होता है तो बैंक की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, आज तक किसी ने चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किए। ये सीधे सीधे काले धन को सफेद करने का मामला है और ये एक बड़ा घोटाला साबित हुआ है पूरे देश में। अब किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सच बोले उसकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता न्यूज रूम लाइव से हमारे साथ उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए। उमंग जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है और सीधे तौर पर कहा कि यह असंवैधानिक है, इस पर रोक लगाई जाए, और इसके अलावा उन्होंने आदेश दिया है कि एसबीआई को तमाम तरीके की रिपोर्ट जारी करनी है, इलेक्शन कमीशन को देने हैं और इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर जारी करेगी कि बॉन्ड जो दिया गया है किसको, किसने दिया, कब दिया और कितना दिया। क्या कुछ प्रभाव होगा इसका? बिल्कुल चंदा, लगता है कि इसका कुछ बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि अमूमन लगभग अगर हम बड़ी पार्टियों की, दो प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही पार्टियों के प्रमुख लोगों को कहीं ना कहीं ये पता है कि उनको चंदा किसके द्वारा दिया जा रहा है, कौन से बिजनेस कम्युनिटी या किस बड़े भामाशाह ने उन्हें पैसा दिया, तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कई लोग होते हैं जो ये छुपाना चाहते हैं कि हमारा नाम नहीं आए, उसकी बहुत अलग अलग वजह हो सकती है। वो हो सकता है कि अगर जैसे पूरे आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें 2017 से लेकर अभी तक के, तो सबसे ज्यादा जो चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो जाहिर सी बात है बीजेपी को मिला है। और उसके बाद आश्चर्य करने वाली बात यह है कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी नहीं है, दूसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, और तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी था, क्योंकि सबसे कम चंदा उसे मिल रहा था और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज कांग्रेस का हर प्रवक्ता, हर नेता इसे न्याय की जीत बता रहा है। जबकि अगर हम 2014 से पहले की बात
करें, मोदी जी के शासनकाल से पहले की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है और ये फैक्ट है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है केंद्र में या राज्यों में, बहुत ऑब्वियस है कि उसी पार्टी को बिजनेस टाइकून जो होते हैं वो चंदा प्रोवाइड करवाते हैं। और इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। उनका राज्य में, केंद्र में जो भी उनके बिजनेस जो चलते हैं वो अपना एक हाथ ऊपर रखना चाहते हैं, इसलिए क्यों। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो एक और वजह जो देखी जा रही है, अडानी और अंबानी का जो बार बार कांग्रेस पार्टी नाम लेती है। याद कीजिए 2014 से पहले क्या अडानी और अंबानी चंदा नहीं देते थे? 2014 के बाद में बार बार कांग्रेस के द्वारा अडानी का नाम उछाला गया, लेकिन अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में थी तो सबसे ज्यादा जो फंडिंग करी थी वो अडानी ने ही करी थी। तो ये एक हम कह सकते हैं चुनावी स्टंट के रूप में कांग्रेस इसे हम घेर के बीजेपी को घेरना चाहती है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाई जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि आपको एसबीआई को बताना पड़ेगा किस किस व्यक्ति ने या किस किस बिजनेस फर्म ने किसको क्या चंदा दिया, और बहुत आसान है वो बता भी देंगे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विरोध कहीं नहीं हो रहा है। अगर हम सुबह से अगर हम देखें तो कहीं भी किसी भी बिजनेस टाइकून ने, किसी भी बिजनेस फर्म ने, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता थी अब वो हटा दी गई है। चूंकि अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस फैसले को स्वागत योग्य तो कहा जा रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है, पहले से ही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वोटरों को यह जानने का अधिकार है कि वो किन पार्टी को फंडिंग कर रही है, अगर जिन पार्टी को फंडिंग कर रही है वो एलिजिबल है या फिर नहीं। बिल्कुल चंदा, आपको एक मजे की बात ये बताया कि अब ये पारदर्शिता भी आ जाएगी, तो इसमें हंसी, इस समय जो कांग्रेस वाहवाही लूट रही है कि हम लगातार हम इसके बारे में आवाज हम उठा रहे थे और बहुत न्यायोचित ये फैसला हुआ है, लेकिन हंसी जो उड़ेगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही उड़ेगी, क्योंकि अब पारदर्शिता आ जाएगी तो पता पड़ जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति बीजेपी को पैसा दे रहा है, कौन कौन तृणमूल को दे रहा है और कौन व्यक्ति कांग्रेस को पैसा नहीं देना चाहता। नहीं कौन देना चाहता, जब ये नाम भी सामने आ जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। और जो बात कांग्रेस पार्टी का हर नेता प्रवक्ता कह रहा है कि अब जनता को भी पता पड़ेगा किसने किसको पैसा दिया, तो जनता को भी अगर ये पता पड़ेगा तो जनता भी ये समझेगी कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को कोई पैसा नहीं देना चाह रहा। तो मेरे को नहीं लगता कि इस फैसले का कांग्रेस पार्टी को किसी भी चुनाव में कोई फायदा पहुंचने वाला है। बिल्कुल कह सकते हैं कि 2017 के बाद जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में यह पेश किया था कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जाएगा और जो ब्लैक मनी है उस पर अंकुश लगेगा, लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है, इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। क्या कुछ असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया यहां पर उमंग जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करनी है। लेकिन बढ़ेंगे आगे। राजस्थान सरकार ने जयपुर से अयोध्या के लिए रोडवेज बसें रवाना की है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, खंडार से विधायक जितेंद्र गोठवाल मौजूद रहे। दोपहर 1:30 बजे सीएम ने हरी झंडी दिखाकर बसों को जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर के मुख्यालयों से रवाना किया। इस दौरान सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से बस के अंदर जाकर मुलाकात की। सीएम ने सभी को अयोध्या यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। उधर राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्र किसान आंदोलन और उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दौसा जिला मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बदले की भावना के साथ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा अगर उन्हें राजीव गांधी युवा मित्रों से परेशानी थी तो राजीव गांधी का नाम हटवा देते, लेकिन पूरी नौकरियों को खत्म करने की क्या आवश्यकता थी। देखिए बात सुनिए, 5,000 के लगभग लोग नीचे को थोड़ा सा राजीव गांधी युवा मित्र अच्छा काम कर रहे थे। गांव-गांव घर-घर जाके सरकारी योजनाओं को बताते थे, जो बेनिफिशियरी है उनसे बात करते थे, कोई प्रॉब्लम होती तो हल करते थे। ये काम लगातार हो सकता था। अब भी सरकार बदल गई, मान लीजिए, उनको आपने घर बैठा दिया अचानक ही, उनके परिवार में क्या बीतरी होगी। और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर राजीव गांधी के नाम के युवा मित्र थे, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए, भारत रत्न थे, प्रधानमंत्री रहे थे, फिर भी आपको ऐतराज था नाम से, तो आप नाम बदल लेते, प्रधानमंत्री मोदी जी नाम लिख देते, कुछ भी कर लेते। घर बढ़ाने क्या तुक था आपका। अब वो एक महीने धरना दे रहे हैं वहाँ पर जयपुर के अंदर, कोई परवाह नहीं कर रहा, कोई मंत्री जाके मिल नहीं रहा उनसे। और नौजवान जो ये था राजकुमार गुप्ता। अब बताइए, वो बेचारा
वो भी युवा मित्र था, वो अवसाद में आ गया और हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई। बंदी नगर परिषद बोर्ड की बैठक कुंभा स्टेडियम में अम्बेडकर भवन में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद का वार्षिक खर्च आय का ब्यौरा प्रकाशित किया गया। बैठक में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा पार्षद नेता मुकेश माधवानी ने नगर परिषद का वार्षिक आय व्यय को बजट को पढ़कर सुनाया। बजट रिपोर्ट में पिछले साल की तुलना में इस साल की आय में कमी का आकलन किया गया। डिडवाना नगर परिषद की बैठक का पार्षदों ने बहिष्कार किया है, जिसमें 97 करोड़ रुपए का बजट पास नहीं हो पाया। बता दें, नगर परिषद की कार्यशैली के विरोध में पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। लंबे समय तक परिषद की मीटिंग नहीं कराने से पार्षद नाराज चल रही थी। साथ ही पार्षदों ने आयुक्त और कर्मचारी पर मनमर्जी करने का और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। देखो, आज नगर परिषद की बजट बैठक थी, जिसमें सभापति महोदय, उपसभापति महोदय एवं पार्षदगण उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से ये बैठक नहीं हो पाई है और मात्र कुछ निर्दलीय पार्षद उपस्थित हुए और वे भी जब कोरम पूर्ण नहीं हुआ तो वापस चले गए। बजट के अलावा विकास से संबंधित और भी मुद्दे थे क्या बैठक में आज? बिल्कुल, इस बजट बैठक में विकास संबंधी मुद्दों की ही चर्चा होनी थी और हमने जो बजट प्रस्तावित किया था उसमें शहर की डोर टू डोर व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने हेतु IoT बेस्ड जो प्रणाली है उसको लागू करने के लिए एक प्रस्ताव लिया था। हमने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में CCMS सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जिससे शहरवासियों को स्ट्रीट लाइट संबंधी कोई समस्या नहीं हो और जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो, इससे ऊर्जा बचत हो। ये जो कारण अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य उमेद खान जी उन्होंने बताया था कि 1 साल पहले मीटिंग हुई थी, जबकि नियम यह है कि धारा 51 के अंदर साल में 5 मीटिंग होनी चाहिए, 6 मीटिंग बजट को सहित। और 1 तारीख को हमने 21 पार्षदों ने ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को और EO साहब को। उसके उपरांत भी आज तक ये केवल बजट मीटिंग बुलाई है, जबकि हमने मांग रखी थी विशेष मीटिंग की। और जब तक विशेष मीटिंग नहीं होगी हमारा बाइकआउट जारी रहेगा। जयपुर में वसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के तहत राजधानी जयपुर मुख्यालय पर बिहार समाज संगठन की ओर से सरस्वती पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारी, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान विशाल भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आज सरस्वती पूजा का रखा गया है और इस बसंत पंचमी के मौके पे हम सभी प्रदेशवासियों को अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और सभी प्रदेशवासियों से आशा करते हैं कि हमारे इस पूजा में उपस्थित होकर मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। शाहपुरा पुलिस थाना परिसर में गुरुवार को थानाधिकारी शाहपुरा रामलाल मीणा की अध्यक्षता और शाहपुरा CLG सदस्यों, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी की उपस्थिति में वर्तमान में चल रही किसान आंदोलन और शहरी व्यवस्थाओं को लेकर CLG की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अंदर चल रहे नशे के कारोबार की रोकथाम, अस्थायी अतिक्रमण को हटाने सहित तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान के अजमेर जिले में एक कार ने 13 साल के दिव्यांग मासूम को कुचल दिया, जिसे तुरंत अजमेर के जलन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कोई एक्सीडेंट की सूचना मिली कि उस पर मैं यहाँ जेलन हॉस्पिटल आया हूँ, जहाँ मालूम चला कि कोई अफजल अजमल नाम का बेटा है, उसकी माँ मिली। उससे पूछा, उसके बाप का नाम शमसुद्दीन, उम्र 13 वर्ष बता रही हैं और ये जाति से मुसलमान और 12 बंकी लखनऊ के रहने वाली है। यहाँ भीख मांगने या यहाँ पे आई हुई थी। कहाँ पर हुआ था सर? ये अभी यहाँ पे मदार गेट साइड का पता लग रहा है। अच्छा, वो गाड़ी वाड़ी का मालूम चला क्या? अभी उसके बारे में कोई पता नहीं मेरे को। मैं यहाँ सीधा आया हूँ पहले। मोर्चरी में? हाँ, शिफ्ट कर दिया मोर्चरी में, अभी जाँच कर। चलिए, खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।